दोस्तों नमस्कार। या तो आरएसएस की जरूरत अब इस देश में है नहीं, या फिर आरएसएस का समूचा काम प्रचारक नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके हैं। सरल शब्दों में कहें तो आरएसएस को मौजूदा मोदी सत्ता हड़प चुकी है और अब आरएसएस के पास एक ही काम है, मोदी सत्ता किस तरीके से सत्ता में बरकरार रहे और उसी के इर्द गिर्द तमाम ताना बाना आरएसएस को बुनना है। यह कल की बात थी कि सत्ता को आरएसएस संचालित करती थी। यह आज की बात है, सत्ता आरएसएस को संचालित करती है। यह कल की बात थी कि उसके पास 40 संगठन इस देश के भीतर में समाज के अलग अलग हिस्सों को संचालित करते थे। मुद्दा कोई सा भी हो और किसी भी मुद्दे के आश्रय उससे जुड़े हुए समाज को प्रभावित करना, सत्ता द्वारा बनाई गई नीतियों पर सीधे तौर पर चिंतन मनन करना और एक रिपोर्ट पेश कर देना। आरएसएस ने कई मौकों पर इस देश की राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीतिक प्रयोगों को भी किया है और यह भी सच है कि जब उसकी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स उभर कर आते हैं वो कहीं ना कहीं समाज और राजनीति को प्रभावित करते हैं। देश की आर्थिक नीति हो, देश की राजनीतिक व्यवस्था हो, देश के भीतर स्वदेशी का गान हो, देश के भीतर किसानों का संकट हो, देश के भीतर आदिवासियों के संघर्ष का सवाल हो, या फिर देश के भीतर छोटे उद्योगों का सवाल हो, हर मुद्दे पर आरएसएस अपनी प्रतिनिधि सभा में चिंतन मनन करती रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है और आज से पानीपत के समालेखा में शुरू हुई प्रतिनिधि सभा में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 दिनों तक आरएसएस की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा आज से शुरू हो गई, लेकिन उसके भीतर इस देश की आर्थिक नीतियों पर कोई कुछ बोल सकता है, कोई यह सवाल उठा सकता है कि किसानों की क्या स्थिति है, मजदूरों की त्रासदियों का जिक्र हो सकता है। तमाम संगठन जो आरएसएस से जुड़े रहे उनकी उपयोगिता क्या है, यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद तक की उपयोगिता क्या है, यह भी एक सवाल है। तो इतनी बड़ी फौज को लिए हुए आरएसएस क्या करेगी? आरएसएस के सामने अब एक ही ध्येय है, एक ही टारगेट है, मोदी सत्ता को किसी तरीके से भी सत्ता में बरकरार रखना है। तो इस देश के भीतर फैले हुए लगभग 68,000 शाखाएं और जो हर हफ्ते जहां बैठक होती है उनके भीतर कौन सी चर्चा हो और प्रचारक कौन सी चर्चा करें जिससे मोदी सत्ता बरकरार रहे, इस दिशा के अलावे कोई काम आरएसएस के पास अब नहीं बच पा रहा है। आरएसएस सोचा करती थी 370 को लेकर, मोदी सत्ता ने उसे करके दिखा दिया। आरएसएस सोचा करती थी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, मोदी सत्ता ने उसे करके दिखा दिया। और खुद मौजूदा वक्त में सरसंघचालक मोहन भागवत इमरजेंसी के दौर में प्रचारक बने थे और उनसे तकरीबन 10 बरस पहले उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक बने थे, जब मोहन भागवत के पिताजी गुजरात के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे। तो सीनियरिटी के लिहाज से मोदी मोहन भागवत के ऊपर है, लेकिन संघ का जो काम था राजनीति को दिशा देना, इस देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लेकर सवाल खड़ा करते हुए लोगों से जुड़ना, वो सारी परिस्थितियां मौजूदा मोदी सत्ता ने खत्म कर दी। और यहां से एक दूसरा सवाल निकला कि आज जब प्रतिनिधि सभा शुरू हुई तो सबने कहा अब 99 बरस पूरे हो चले हैं और अगले बरस 100वें वर्ष में आरएसएस प्रवेश करेगी। तो आरएसएस को सत्ता के अनुकूल ही अब अपनी कार्रवाई को बढ़ाना होगा। मैसेज बहुत साफ है कि देश की सत्ता का जो भी रुख रहे उसी दिशा में आरएसएस भी चले। अगर इस देश के भीतर में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है तो आरएसएस के भीतर भी जातीय समीकरण महत्वपूर्ण होने ही चाहिए। अगर इस देश के भीतर में अल्पसंख्यक समाज के वोटों की जरूरत अब बीजेपी को महसूस होने लगी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो भी वोट जहां से मिल सके और खास तौर से जो मुस्लिम बहुल राज्य है जिसमें खास तौर पर जहां पर ज्यादा वोटरों की तादाद है उसमें एक नाम पश्चिम बंगाल का भी 30% से ज्यादा मुस्लिम समाज है वहां पर, तो उसमें सेंध कैसे लगाए, यह आरएसएस की तकरीबन 1,500 शाखाएं
जो वेस्ट बंगाल में सक्रिय है उसे सोचना होगा। एक तरफ मुस्लिम समुदाय को जोड़ना, दूसरी तरफ जातीय समीकरण के हिसाब से आरएसएस को भी बदलना होगा। ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं चलेगा, मराठी मानुष ब्राह्मण जी नहीं, अब नहीं चलेंगे। खोजिए कौन सा शेड्यूल कास्ट, कौन सा शेड्यूल ट्राइब, कौन सा ओबीसी कहां पर स्वयंसेवक के तौर पर है, कहां पर प्रांत प्रचारक के तौर पर है, उसे बड़े पद में कैसे दिया जाए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो मौजूदा वक्त में आरएसएस की पूरी टीम है, इसको 2024 में बदलना है। कैसे बड़े परिवर्तन होंगे और भारत की राजनीतिक सत्ता के अनुकूल आरएसएस बदलेगी और सत्ता को बचाने के लिए आरएसएस काम करेगी, इसी मूल मंत्र को लेकर ना तो हेडगेवार चले थे और ना ही गुरु गोलवलकर चले थे। और उस दोनों के कालखंड में अगर देखिएगा तो जो संघर्ष आरएसएस के स्वयंसेवकों के बीच था, एक तरफ विचारधारा को खड़ा करना था और दूसरी तरफ इस देश में संगठन का विस्तार करना था। विचारधारा के तौर पर हेडगेवार और विस्तार जो संगठन के तौर पर था वो गुरु गोलवलकर ने किया। लेकिन मौजूदा वक्त में मोहन भागवत परछाई हैं या वह भी नहीं है। खुद आरएसएस अपने तौर पर सत्ता के सामने कहीं मौजूद है या वो भी नहीं है, या फिर इस दौर में सारी सुविधाएं भी आरएसएस के पदाधिकारियों को दी जा चुकी है, तो उनका जुड़ाव लोगों से कैसे होगा, जनता के बीच उनका संवाद कैसे बनेगा। संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक तौर पर अब चुनावी मशीन में तब्दील नहीं होती है तो ऐसे आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या प्रचारक मोदी ने आरएसएस को खत्म कर दिया? प्रचारक मोदी ने आरएसएस को नया पाठ पढ़ा दिया? या फिर प्रचारक मोदी ने बताया कि दरअसल हम ही आरएसएस हैं और हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम स्थितियों को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवा फहराएगा और आप लोग जुट जाइए कि मई 2024 में दिल्ली में भी भगवा फहरा जाए। यह चुनावी जीत का शंखनाद अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा से कैसे किस रूप में निकलेगा, हमें लगता है कि आज इसके हर पन्ने को खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि प्रतिनिधि सभा में एक वक्त आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे कैसे मुद्दों को लेकर चर्चा होती थी। खुद आरएसएस ने इस किताब को निकाला और उसने बताया, सही कह रहे हैं, एक वक्त अखंड एकात्म राष्ट्र का जिक्र होता था, एक वक्त विदेशी आक्रमण या फिर पड़ोसियों को लेकर जिक्र होता था, कश्मीर समस्या पर भी जिक्र किए हैं, पंजाब समस्या पर भी, विदेशी घुसपैठ पर भी, टेररिज्म पर भी, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सब पर प्रतिनिधि सभा में चर्चा हुई है। प्रांत का पुनर्गठन हो, भाषा नीति हो, निर्वाचन हो, शिक्षा हो, इतिहास हो, आरक्षण हो, यहां तक कि हेल्थ को लेकर भी चर्चा हुई है, जनसंख्या को लेकर भी चर्चा हुई है, गौरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई, मंदिरों के पुनर्द्वार को लेकर भी चर्चा हुई और पीड़ितों की सहायता अलग अलग क्षेत्रों में कैसे की जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई। चर्चा तो खेती को लेकर भी हुई, चर्चा तो इस देश में अनाज के उत्पादन को लेकर भी हुई और चर्चा स्वदेशीकरण क्यों जरूरी है इसको भी लेकर हुई। लेकिन जब मोदी सत्ता की नीतियां ही सब कुछ हो चली तो आरएसएस के पास कौन सा संगठन किस रूप में काम करेगा? विश्व हिंदू परिषद की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत के बगैर ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना। किसान संघ की क्या जरूरत है? अपने तौर पर किसानों के रिफॉर्म की उद्घोषणा करते हुए पार्लियामेंट की मौजूदगी है ना, और मोदी सत्ता वहां पर ताकतवर है ना, तो फिर किसान संघ की क्या जरूरत है? भारतीय मजदूर संघ क्यों सोचता है ऐसा, यानी बीएमएस की क्यों जरूरत है? अगर उसको लगता है कि मजदूरों को सही हक नहीं मिल रहा है तो सरकार है ना। आदिवासी कल्याण संघ, उसकी जरूरत क्या है? सरकार खुद अपने तौर पर काम कर रही है ना। एक लंबी फहरिस्त है जिसको आरएसएस ने धीरे धीरे इस देश के भीतर में खड़ा किया कि सत्ता किसी की भी हो, लेकिन इस देश को लेकर आरएसएस जो सोचती है उस दिशा में इस देश को मतना है। और आने वाले वक्त में जो भी सत्ता, चाहे संघ से निकली हुई बीजेपी और बीजेपी के भीतर से निकला हुआ कोई प्रचारक ही क्यों ना हो, लेकिन वह संघ की परिस्थितियों को समझे, क्योंकि यह एक अकाट्य सत्य है कि आरएसएस और हिंदुत्व एक साथ इस देश के भीतर में कुछ
नवनिर्माण की दिशा में है। सारी बातें थोथी लगने लगी, सारी परिस्थितियां झटके में पलट गई। और आज जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हरियाणा के पानीपत जो समलखा का इलाका है, वहां पर उसकी सभा चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहीं पर मौजूद हैं। तकरीबन 1400 के करीब प्रांत प्रचारकों की मौजूदगी है। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, मुसलमानों को साथ कैसे लाया जाए। यानी अब यह काम आरएसएस को करना है और महिलाओं को भी साथ लाने के लिए अलग से महिलाओं की भी शाखाएं इस देश के भीतर में संघ को अब चलानी आनी चाहिए। पहले वो साथ लेकर आए और उसके बाद अलग शाखा के तौर पर चीजों को क्रिएट करे। यानी एक तमाम परिस्थितियों में दो चीजें महत्वपूर्ण एक झटके में निकल कर आई कि जब 100 बरस आरएसएस के पूरे हो रहे हैं तो इन 100 बरसों के भीतर 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति आरएसएस के भीतर भी बदल गई। क्योंकि आरएसएस अगर मुस्लिमों के बीच जा रहा है तो वो क्या कहता है? कहता है देखिए शौचालय सबके लिए है, गैस यानी सिलेंडर सबके लिए है, घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सबके लिए है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो किया जा रहा है सबके लिए, वो किसान सम्मान निधि के दायरे में ही क्यों ना हो, गांव गांव जो सड़कें बन रही हैं सबके लिए बन रही हैं। तो फिर मुस्लिम खुद को नागरिक मान ले, मुसलमान ना माने, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ेंगे और गाहे बगाहे जिन बातों का जिक्र होगा उसमें खुद को हिंदू मानने की परिस्थिति में मुसलमानों को इस देश में आकर खड़ा होना ही होगा। तो इस काम को कहते कहते सीए एनआरसी सरकार ले आई। सरकार ने उन तमाम जगहों पर चीजें खड़ी की जहां पर नारा था तुष्टीकरण नहीं, लेकिन एक झटके में भारत के भीतर का वह सेकुलरिज्म का खाका गायब हो गया। और राजनीतिक सत्ता के साथ अगर वोट जुड़ते चले गए तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग बड़ा मायने रखती है। और अब ब्राह्मण स्वयंसेवकों की तादाद कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन संघ के पदों पर ओबीसी, एससी और एसटी की मौजूदगी होनी चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम से निकलकर वहां चाहे फिलहाल चक्रधर साहब हो तो जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी बड़े पद पर ले आया जाएगा। और बड़े पद का मतलब यही होता है कि अगले बरस जब परिवर्तन होगा तो हो सकता है आप पहली बार देखें अभी तक जो वर्चस्व आरएसएस की उस सोच का था जिसमें ब्राह्मणिज्म लौट चलता था उसको आरएसएस खारिज कर दे। क्यों? सत्ता का दबाव है, सत्ता की जरूरत है। और यहां पर एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो क्या यह एक सत्ता के लिए मशीन के तौर पर आरएसएस को अब काम करना है? और सत्ता अपने तौर पर उस पूरे एजेंडे को, चूंकि प्रधानमंत्री भी कभी प्रचारक रह चुके हैं, 1967 में प्रचारक हो गए थे। अब जब प्रचारक के तौर पर उनकी पूरी ट्रेनिंग है और वो सबसे सीनियर हैं, तो फिर ऐसे में वह तो संघ का ही काम करेंगे। तो संघ और बीजेपी यानी सरकार की नीतियां और संघ की सोच, इन दोनों के बीच कोई अंतर ना मानिए और इसी लिहाज से आप चलना शुरू कर दीजिए। और दूसरी दृष्टि यह है कि जब जब हम कमजोर हो, जो 2024 के मद्देनजर कहीं नजर आ रहा है कि अलग अलग प्रांतों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उड़ीसा में खड़े नवीन पटनायक हो, चाहे आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी हो, चाहे तमिलनाडु में बीजेपी की मौजूदगी ना हो या फिर केरल के भीतर ना हो, तो वहां पर 6000 शाखाएं क्या करेंगी जो केरल में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के भीतर 8500 शाखाएं अब क्या करेंगी। 4000 से ज्यादा शाखाएं बिहार में क्या करेगी। 1680 शाखाएं वेस्ट बंगाल में क्या करेगी। उनका काम ही यही है कि मौजूदा वक्त में प्रचारक नरेंद्र मोदी की सत्ता केंद्र में किस तरीके से बरकरार रहे और जो सोच सरकार की है वही सोच की एक प्रतिछाया तो आरएसएस के भीतर है। तो वो अपने आप को अलग क्यों देखती है? अब तो वह साथ जुड़ के काम करे। तो पहला सवाल, क्या आरएसएस को हड़प लिया गया या उसकी जरूरत और उसकी उपयोगिता खत्म हो गई? लेकिन उसके आगे की परिस्थिति में आइए, क्योंकि संघ को लेकर जो सोच अभी तक राजनीतिक सत्ताओं की रही उसमें जाहिर तौर पर संघ ने जो
स्वदेशी जागरण मंच को जन्म दिया, जो किसान संघ को जन्म दिया, जो भारतीय मजदूर संघ को जन्म दिया, जो बजरंग दल बनाया, जो विश्व हिंदू परिषद बनाया, जो तमाम एक पूरी की पूरी फहरिस्त है, वनवासी कल्याण आश्रम बनाया, लघु उद्योग भारती बनाया, और यहां तक कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी तो बनाया। कहां पर संघ सिर्फ चिंतन करता रहा और कहां पर सत्ता ने चीजें इंप्लीमेंट कर दी। अब इसमें समझना यह है कि 100 बरस का जब संघ हो रहा है तो इसके पदाधिकारियों की उम्र भी बीतती चली जा रही है, यानी एवरेज निकालिएगा तो ये 60 बरस से ज्यादा के हैं। अब जो नए पदाधिकारी आए वो जाहिर तौर पर शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, आदिवासी हों, दलित समाज से हों, पिछड़े तबके से हों, और वो युवा हों, 50 से कम के हों, क्योंकि भारत के भीतर में 60-65% आबादी जो है वो तो 35 की उम्र की कम है। तो एक बड़े अनुभवी तौर पर संघ की मौजूदगी को भीतर ढांचागत परिवर्तन सत्ता के अनुकूल करना है, और सत्ता अपने तौर पर यह काम कर रही है। राष्ट्रपति आदिवासी हो सकती हैं, तो इस देश के भीतर में सर संघ चालक आदिवासी समाज से क्यों नहीं आ सकते हैं? यह सवाल नहीं है, बल्कि उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। यानी यह कोई हाइपोथेटिकल स्थिति नहीं है। इसी परिस्थिति में संघ को अपने आप को राजनीतिक कैडर के तौर पर खड़ा करना है, और अगर यह संकट लगातार गहरा रहा है कि इतने विस्तार के बाद भी उसके तमाम ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो समझे कि शाखाओं की संख्या 68,651 है, और इस देश के लगभग 42,000 जगहों पर यह शाखाएं लगती हैं। जिन 42,000 जगहों पर शाखाओं की मौजूदगी है, वहां पर इस देश के भीतर में लगभग 75 लोकसभा की सीट ऐसी है जहां बीजेपी हार गई। क्यों हार गई बीजेपी? वहां पर कुछ जगहों पर दूसरे नंबर, हारने का मतलब है वो बिल्कुल गायब, पहले और दूसरे नंबर पर नहीं, 75 ऐसी सीटें हैं। और जिन जगहों पर ये शाखाएं लगती हैं उन जगहों पर लगभग 62 सीट ऐसी है जहां पर दूसरे नंबर पर रही। ऐसा क्यों हुआ? इन परिस्थितियों को अब समझना इसलिए है क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले संघ अपने टॉप लीडरशिप में भी परिवर्तन की दिशा में लाए और सत्तानुकूल परिस्थितियों को लेकर आए। क्योंकि आज की तारीख में संघ को टारगेट पर लेने वाले राजनेताओं को भी हम सम्मान देते हैं। उस सम्मान की दृष्टि में जो श्रद्धांजलि आज अर्पित की गई उसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम है, उसमें शरद यादव का भी नाम है, उसमें शांति भूषण जी का भी नाम है। यानी 1400 संघ प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संघ अब राजनीतिक तौर पर इस एहसास को परोसना चाहता है कि कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, सत्ता रहेगी तो ही आप रहेंगे। यह मैसेज साफ हो चला है। यानी यह मैसेज सत्ता ने दिया है, समाज ने दिया है, या विपक्ष ने दिया है, यह भी एक चिंतन का विषय हो चला है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस या राहुल गांधी संघ पर निशाना साधते हैं, मैसेज सत्ता के जरिए यही जाता है कि कल्पना कीजिए हम सत्ता में नहीं हैं तो आपका क्या होगा। और संघ के भीतर का डर सत्ता को बनाए रखने को मजबूर हो जाता है। उस सत्ता की दृष्टि चाहे विदेशी निवेश पर हो, विदेशी पूंजी पर टिकी हो, जिन एस्पेक्ट में इससे पहले प्रतिनिधि सभा जो सवाल खड़ा कर सकी थी उस सवाल के ठीक उलट की परिस्थितियां, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे इस देश में जातियों को लेकर बनते समीकरण हो, चाहे शिक्षा के भीतर विदेशी शिक्षा का आगमन हो चला हो, चाहे पश्चिमी सभ्यता पूरे तरीके से पूंजी के तौर पर इस देश में इन्वेस्ट करने को तैयार हो, सारे रास्ते खोल दिए गए। क्योंकि आधुनिकीकरण इसी को कहते हैं, या सत्ता में बरकरार रखने की परिस्थिति में कुछ कांग्रेसीकरण आपका भी होना होगा, यह भी पाठ पढ़ाया गया। कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन आपका भी होना होगा, यह भी पाठ पढ़ाया गया। और होते होते कांग्रेस के कॉर्पोरेटीकरण से आगे बीजेपी यानी मोदी सत्ता निकल गई। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने सोचा समझा, और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहते हुए मोंटेक सिंह अहलूवालिया जिन नीतियों को लागू करते थे और जिस पर बीजेपी संसद के भीतर विरोध करती थी, वो सारी चीजें 100 गुना ज्यादा रफ्तार से मौजूदा सत्ता ने अपना लिया। क्योंकि सत्ता किसी भी दृष्टि से कोई ऐसा विपक्ष नहीं चाहती है जो उसके विचारों के हटकर और विरोध की परिस्थितियों के साथ दिखाई दे, तो सब कुछ समेट लीजिए अपने साथ। यह बिल्कुल नई परिस्थिति
संघ के सामने है। लेकिन संघ की मौजूदगी का फिर मतलब क्या हुआ, यह सवाल बार बार निकल कर आएगा। और ऐसे के में 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, आरएसएस की मौजूदगी तभी तक संभव है जब वो पूरा ढांचा अपना बदल के सत्ता के अनुकूल हो जाए। दूसरा, सत्ता की जहां जहां कमजोरियां हैं वो जातीय राजनीति को साधने के तौर पर हो या मुस्लिमों को कुछ जगहों पर साथ लेने के तौर पर हो, तो संघ को उन जगहों पर अब सीधे तौर पर साथ जोड़ना है। और खास तौर से महिलाओं को अब साथ जोड़ने की प्रक्रिया में सबको खड़े होना होगा, क्योंकि एक वोट बैंक के तौर पर महिलाओं की भारत में मौजूदगी बड़ी मायने रखती है। वो सिर्फ परिवार चलाती नहीं है, बल्कि विचार के तौर पर भी प्रभावित करती है परिवार को। और अगर आरएसएस ने महिलाओं की शाखाओं में विजय प्राप्त कर ली तो फिर एक पूरा कैडर बन जाएगा इस देश के भीतर में, जहां पर बीजेपी को कहीं गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इस इलाके के इन महिलाओं को लेकर यह योजनाएं कर रहे हैं, क्योंकि वह खुद उस विचारधारा से ओतप्रोत हो जाएगी। इस परिस्थिति में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी प्रतिनिधि सभा का मतलब क्या है? उसका मतलब बहुत साफ है। इस देश के भीतर में लगभग 68,000 शाखाओं में, खास तौर से अब हर शाखा, चाहे महाराष्ट्र के भीतर लगभग 4,500 शाखाएं, उत्तर प्रदेश में लगभग 8,500 शाखाएं, बिहार के भीतर में लगभग 3,500-4 हजार के भीतर शाखाएं, राजस्थान के भीतर में लगभग 5,000 शाखाएं, तमिलनाडु के भीतर 2,500 शाखाएं, पश्चिम बंगाल के भीतर लगभग 1,500 से ज़्यादा शाखाएं और जम्मू कश्मीर के भीतर लगभग 500, 600, 700 शाखाएं। इन शाखाओं को न सिर्फ अब कैडर के तौर पर काम करना है, माने स्वयंसेवक बीजेपी के राजनीतिक कैडर होकर समझें, और जो प्रांत प्रचारकों की तादाद है इस देश के भीतर में, उसकी जो नियुक्तियां हो अब आने वाली टीम को लेकर, वह जातीय समीकरण के हिसाब से हो। क्योंकि जब जातीय जनगणना का जिक्र इस देश के भीतर चल पड़ा है तो उस जातीय जनगणना के अनुकूल संघ भी अपने आप को ढाल ले, यानी सत्ता के लिए एक ऐसी मशीन में खुद को तब्दील कर लीजिए जहां पे मोदी सत्ता का बरकरार रहना और रखना ही आरएसएस का ध्येय है। और यह ध्येय जो है, उस हिंदुत्व के आश्रय की चिंता मत कीजिए, उसे भी लाना होगा तो आप सिर्फ चिंतनशील हो पाएंगे, सिर्फ समाज के भीतर चर्चा कर पाएंगे। काम करेंगे मोदी सत्ता ही, जो कानूनी जामा पहनाने की ताकत रखती है। चाहे वो 3 तलाक का मसला हो या फिर मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा जो आपके जहन में आता हो, उसको देख लीजिए। अब आप राजनीतिक कैडर के तौर पर खड़े हो जाइए, यानी प्रचारकों की तादाद इस देश के भीतर जो 2,500 के करीब है, और जो साप्ताहिक बैठकों के भीतर में जो भी डिस्कशन करते हैं वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अनुकूल जमीन बनाने की होनी चाहिए। तो संघ को लेकर 3 पार्ट, या बीजेपी को लेकर 3 पार्ट, या दोनों परिस्थितियों को मिला के 5-6 पार्ट, या फिर एक ही पार्ट इस देश के भीतर में कि आरएसएस को जिस रूप में हेडगेवार और गोलवलकर के दौर को देखते समझते हुए मौजूदा वक्त में अगर कोई सोचना चाहता है तो वह सिर्फ इतना ही सोचे, जब जब जरूरत आरएसएस के उस ढांचे को दिखाने की होगी जहां कहीं सावरकर आ जाए, कहीं पर हेडगेवार आ जाए, कहीं पे गोडसे का जिक्र हो जाए तो कर दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर उसका लाभ बीजेपी को मिलना चाहिए, यह पहली शर्त है। दूसरी परिस्थिति, जिस विचारधारा का जिक्र है वो विचारधारा सत्ता में समाहित है और सत्ता ही उस विचारधारा को लेकर चल रही है। तो सत्ता के अनुकूल हो जाइए तो खुद हिंदुत्व की सोच भी कानूनी जामा के साथ सत्ता ही ले आएगी। यह पाठ कहां नहीं गया, यह एक इंटरनल पार्ट है जिसका मैसेज यह है कि अब संघ का कोई मतलब नहीं है। जो 2014 से पहले जो काम आप किया करते थे, अब उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चुनाव जीतना पहला और आखिरी लक्ष्य अगर स्वयंसेवकों का हो जाए तो भारत की राजनीति के भीतर प्रचारक की सत्ता हमेशा से रहेगी। इस पाठ के आश्रय अगले 3 दिनों तक आरएसएस की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा जो पानीपत में चल रही है उस पर नजर रखिए, निकलता है कुछ या नहीं निकलता है।
सब कुछ साइलेंट रहता है या नहीं रहता है, और उस पर से आपको कुछ ना मिले तो उसके बाद देश के अलग अलग प्रांतों में स्वयंसेवक और शाखाओं की सक्रियता के साथ बीजेपी की राजनीति के पाठ को देखना, सुनना, परखना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।